नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारी चैनल ऑलराउंडर मैन 123 पे। आज हम महागाटा एपिसोड 1 से 10 तक लेके आए हैं, तो चलिए शुरू। सुबह की पहली किरणों ने आकाश को हल्का उजाला दे दिया था। फिर भी सर्दी की कड़ाके वाली ठंड अभी भी हड्डियों तक उतर रही थी। सुंदर नगर की झील के किनारे बने मंदिर से घंटियों की धीमी मधुर आवाज तैर कर आ रही थी। उसी समय राजमहल के तहखाने में एक मेज पर तेल का दीपक मध्यम रोशनी बिखेर रहा था। नील वायुपुत्र उसी मेज के पास बैठा था। हाथ में धागे से बंधी एक फटी पुरानी किताब लिए वह उसे निराश भाव से देख रहा था। नील अभी सिर्फ 16 साल का था। दुबला पतला शरीर, मगर चेहरा आकर्षक, खासकर वो चमकती नीली आंखें। मंद प्रकाश में भी वह किताब को बार बार पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये किताब उसके पिता का दिया आखिरी तोहफा थी। पिता ने देते वक्त कहा था कि यह किताब उनके पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है और इसी से उनके कुल का पुनरुत्थान संभव होगा। नील ने धीरे से फुसफुसाया, इस जीवन के सूत्र वाली किताब को मैंने दर्जनों बार पढ़ लिया है। इसमें लिखे सूत्र अच्छे हैं, मगर इन 5 शब्दों से मैं सहमत नहीं। मानवता ही परम धर्म है। दीपक की लौ को ताकते हुए उसने उदासी से कहा, अगर मेरे पिता इतने दयालु और उदार न होते तो आज हमारे राज्य की यह हालत न होती और न ही उनकी मौत। काफी देर तक उन्हीं विचारों में खोया रहने के बाद अचानक दरवाजे के खुलने की आवाज आई। उसने फुर्ती से दीपक बुझाया और घिसे पिटे कंबल में लेट गया। जल्द ही दरवाजा खुला। कुछ लोगों के भारी कदमों की आवाज गूंजी। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर नील पर पैर रखते हुए चिल्लाया, सो रहे हो क्या? यहाँ राजमहल नहीं, कारागार है। नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब तुम युवराज की तरह नहीं रह सकते। वह सुंदर नगर का कारागार प्रभारी था। चेहरे पर पुराने घावों के निशान, कुछ दांत टूटे हुए। नील ने धीरे से कंबल हटाया, आंखें अभी भी बंद। फिर निराश होकर वह पत्थर के बिस्तर से उतरा और चुपचाप कपड़े पहन लिए। कपड़े पुराने, फटे हुए, जैसे सालों से वही पहने जा रहे हों। प्रभारी ने उसे देखकर फिर चिल्लाया, इसकी आदत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इसे बाहर ले चलो। उसने हाथ लहराया। पीछे वाले लोग नील के पास आए। उन्होंने उसके हाथ पैरों में बेड़ियां डाली और मोटा चमड़े का कवच पहना दिया। फिर नौकर उसे कारागार से बाहर सुंदर नगर के मुख्य प्रशिक्षण स्थल की ओर ले गए। उत्तरी क्षेत्र में सैकड़ों छोटे छोटे राज्य और नगर थे, जिनमें कुछ बहुत शक्तिशाली थे। सुंदर नगर उनमें से एक छोटा सा राज्य था। प्रशिक्षण स्थल के सामने पहुंचते ही नील ने देखा विशाल मैदान। प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ सफेद संगमरमर के विशाल खंभे, जिनके ऊपर शेर की मूर्तियां थीं। अंदर हरे वस्त्र पहने 30 से ज्यादा शिष्य अखाड़े में मुख्य आचार्य के निर्देशन में युद्ध कला का अभ्यास कर रहे थे। ये सुंदर नगर के चुनिंदा मुख्य शिष्य थे। सभी 10 साल से बड़े, कठिन परीक्षा पास करके चुने गए। इन्हें सैनिक बनने के लिए तैयार किया जा रहा था। अखाड़े की दूसरी तरफ चमड़े के कवच में 20 से ज्यादा पुरुष खड़े थे। उनके हाथ पैर बंधे हुए, शरीर थकेहारे, घायल और जख्मों से भरे। नौकरों ने नील को भी उन्हीं के साथ खड़ा कर दिया। ये ज्यादातर कैदी थे, या तो मौत की सजा पाए हुए या उम्र कैद। अब इन्हें प्रशिक्षण सहायक बनाकर बुलाया जाता था। असल में ये शिष्यों के लिए पिटने का साधन थे। शिष्य अपनी तकनीक और शक्ति इन पर आजमाते, इन्हें पलटवार की इजाजत भी नहीं। इनमें से हर साल कई मर जाते या अपंग हो जाते। किसी को परवाह नहीं। नील मौत की सजा वाला कैदी नहीं था। वह सुंदर नगर का पूर्व युवराज था। 3 साल पहले एक बड़ी साजिश हुई। उसके पिता महाराज वीरेंद्र वायुपुत्र को सौतेले भाइयों ने जहर देकर मार डाला। उन पर राज्य के साथ गद्दारी का इल्जाम लगाया गया। नील को भी पिता की वजह से गद्दार घोषित कर गुलाम बना दिया गया। अब वह भी बाकी गुलामों की तरह प्रशिक्षण सहायक बनकर रोज मार खा रहा था। आज का अभ्यास यहीं खत्म। अब हर कोई एक एक प्रशिक्षण सहायक चुन ले। असली मानव शरीर पर प्रहार करने से हड्डियों की बनावट और कमजोरियों का पता चलेगा। आचार्य के आदेश पर शिष्यों ने सहायक चुन लिए। जल्द ही चीख पुकार और दर्द की आवाजें गूंजने लगीं। कई शिष्य नील के पास आए। पूर्व युवराज को पीटना उनके लिए गर्व की बात थी। उन्होंने बारी बारी से उस पर प्रहार किए। नील चुपचाप सहता रहा, भावहीन चेहरे के साथ सिर्फ महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा पर ध्यान देता रहा। अब ये सब उसे आदत हो चुकी थी। तभी रेशमी कपड़ों में एक युवक दिखा। पीछे कई लोग चाकरों की तरह चल रहे थे। युवराज आ गए। युवराज साधना से बाहर आए। कितने तरोताजा और शक्तिशाली लग रहे हैं। हमारा युवराज स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली है। शायद स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर चुके हैं, अब वीर योद्धा बन गए। शिष्य अभ्यास छोड़ चापलूसी में जुट गए। नील की नजर उस युवक पर पड़ी। भीतर क्रोध की आग भड़क उठी। ये था देवदत्त वायुपुत्र, उसके पिता के सौतेले भाई का बड़ा बेटा, उम्र में नील के बराबर। नील को गुलाम बनाए जाने के बाद देवदत्त को युवराज बना दिया गया था। कुछ समय से देवदत्त साधना के लिए एकांत में था। अब बाहर आया तो साफ दिख रहा था वह और मजबूत हो गया है। देवदत्त को लगा कोई उसे घूर रहा है। उसने सिर घुमाया। नील से नजर मिली तो उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। पास आकर बोला,
नील, इतने दिनों बाद भी जिंदा देखकर हैरानी हो रही है। नील ने शांत स्वर में कहा, सच में, मैं अभी तक मरा नहीं। चिंता करने के लिए शुक्रिया। युवराज से ऐसे लहजे में बात करने की हिम्मत। तू सिर्फ गुलाम है, झुककर माफी मांग, वरना आज तुझे जन्म पर पछतावा होगा। कई शिष्यों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। देवदत्त ने हाथ उठाकर सबको रोका। अभिमानी अंदाज में पूछा, नील, पता है मैं एकांत में क्यों गया था? नील चुप रहा, बस उदास नजरों से देखता रहा। सुंदर नगर को भृगु ऋषि ने 2 दिव्य औषधीय गोलियां दी थीं, याद है? मैंने हाल ही में उनमें से एक खा ली। वह ताना मारता हुआ बोला, वो गोली कमाल की थी। शरीर पूरी तरह शुद्ध हो गया, ऐसा लगा जैसे नया जन्म हुआ हो। उसके बाद मेरा दूसरा कुंडलिनी चक्र जागृत हो गया। अभी भी 80% ऊर्जा बाकी है। पूरी अवशोषित होते ही मैं विशुद्ध चक्र जागृत कर महावीर योद्धा बन जाऊंगा। भृगु ऋषि की दिव्य गोलियां। वे गोलियां राज्य के लिए खजाना थीं। नियम था 14 साल से पहले स्वाधिष्ठान चक्र जागृत करने वाले राजपरिवार के सदस्य को ही मिलेंगी। 1200 साल से किसी को नहीं मिली थीं। नील 13 साल की उम्र में मूलाधार चक्र के शिखर पर पहुंच चुका था। सब उसे उद्धारक मानते थे, मगर साजिश में पिता मारे गए, नील गुलाम बना और उसकी साधना रुक गई। दूसरी तरफ देवदत्त औसत प्रतिभा वाला था। मुश्किल से 16 में मूलाधार जागृत किया। वो गोलियों का हकदार नहीं था, फिर भी उसे मिल गईं। नील गुस्से से कांपते हुए बोला, देव, तुझे ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? पूर्वजों का सम्मान भी नहीं। तुझमें मुझसे सवाल करने की औकात नहीं। अब मैं स्वाधिष्ठान चक्र पर हूँ, किसी भी बलिष्ठ भैंसे को हरा सकता हूँ। तू बस गुलाम है, चाहूं तो कुचल दूं, मगर आज मैं साधना से निकला हूं, इसलिए अपनी शक्ति आजमाने के लिए एक सहायक चुनता हूं। फिर उसने लापरवाही से इशारा किया, मैं चुनता हूं तुम्हें। मगर आश्चर्यजनक रूप से उसने नील को नहीं चुना। उसने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को चुना। वह व्यक्ति कांपने लगा, चमड़े का कवच पहने हुए भी डर से थरथर। देवदत्त ने गहरी सांस ली, मुट्ठी भींची। उसने सुंदर नगर की गुप्त तकनीक नंदी सहस्त्र मुष्टिका आजमानी थी। उसके शरीर पर हल्की नीली आभा फैल गई। युवराज, कृपया बख्श दें। वह व्यक्ति घुटनों पर बैठकर भीख मांगने लगा, मगर देवदत्त ने एक नहीं सुनी। मुक्का सीने पर मारा, जोरदार धमाका हुआ, कवच फट गया, सीने की हड्डियां चूर चूर। व्यक्ति उड़कर दीवार से टकराया और बेहोश होकर गिर पड़ा, मर चुका था। युवराज, आप तो बहुत शक्तिशाली हो गए। पूरे सुंदर नगर में कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। सब फिर चापलूसी में जुट गए। देवदत्त संतुष्ट था, फिर नील की ओर दुर्भावना से देखा। नील अवचेतन में एक कदम पीछे हटा। वह मजबूत था, मगर देवदत्त की ताकत साफ ज्यादा थी। देवदत्त हंसते हुए नील के कंधे पर थपकी देकर बोला, फिक्र मत कर, मैं तुझे इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। तुझे दिखाना चाहता हूं कि तुझ जैसे कचरे से मैं कितना ऊपर हूं। वापस जाते वक्त उसे कुछ याद आया। घूमा और बोला, ओ हाँ, सुना है मेरी प्रतिभाशाली चचेरी बहन को सप्तसिंधु आश्रम में मुसीबत हो रही है। उसे काली पहाड़ी पर कैद कर दिया गया है। हा, नीलिमा को कैद कर दिया गया। नील के दिल में बिजली सी कौंध गई। अब आगे क्या होगा? काली पहाड़ी कैसी जगह है जहां नीलिमा कैद है? नील क्या करेगा? अपनी बहन को बचाने जाएगा या गुलाम बनकर चुपचाप सहता रहेगा? नील ने इस बात की कभी परवाह नहीं की कि उसे राज्य में गुलाम की तरह रखा गया है। रोज उसे इतनी बुरी तरह पीटा जाता कि शरीर घायलों से भर जाता। देवदत्त ने उससे वो दिव्य औषधीय गोली छीन ली जो असल में उसकी होनी चाहिए थी। इस बात पर भी उसने ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाया। मगर नीलिमा, वो उसकी एकमात्र कमजोरी थी। अपनी बहन को किसी भी हाल में कुछ नहीं होने देगा, ये उसका अटल संकल्प था। नीलिमा सुंदर नगर की असली उम्मीद मानी जाती थी। नील से भी कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली। मात्र 12 साल की उम्र में उसकी असाधारण प्रतिभा देखकर सप्तसिंधु आश्रम ने उसे आंतरिक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसीलिए वो राज्य छोड़कर चली गई। परिवार की सारी कला और साजिशों से वो बच निकली। अगर कुछ दिन और रुक जाती तो शायद उसके साथ भी वही क्रूर सलूक होता जो नील के साथ हो रहा है। नीलिमा के जाने के कुछ ही दिनों बाद उसके पिता की हत्या कर दी गई और नील को गुलाम बना दिया गया। पिछले 3 सालों से बहन के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। नील खुद को तसल्ली देता था कि सप्तसिंधु आश्रम जैसी महान जगह में वो सुरक्षित होगी। लेकिन देवदत्त की वो व्यंग्य भरी बात सुनकर अचानक सब कुछ बदल गया। नीलिमा की चिंता उसके मन पर छा गई। वो इतना खो गया कि शेष दिन शिष्यों के हमलों के दौरान बचाव करना भी भूल गया। गहरी गहरी चोटें लगीं। रात को दर्द से कराहता हुआ वो तहखाने लौटा। तभी दरवाजे से आवाज आई, ये लो, तुम्हारी दवा। कारागार प्रभारी बिरजू ने दवा की पोटली बेपरवाही से फर्श पर फेंकी और मुड़कर जाने लगा। प्रशिक्षण सहायकों के शरीर धातु के नहीं थे। अगर घाव ठीक न हुए तो कुछ दिनों में आंतरिक चोटों से मौत हो जाती।
इसलिए राजपरिवार नामात्र की दवा देता था, मगर निम्न श्रेणी की दवाएं होने से ज्यादा फायदा नहीं होता। नील ने थके हुए हाथों से पोटली खोली। अंदर सिर्फ एक गोली थी। वो चिल्लाया, बिरजू, आज सिर्फ एक गोली क्यों? रोज 3 मिलती हैं। बिरजू ने बिना पलटे कहा, ये भी आशीर्वाद समझो। जो मिल रहा है चुपचाप ले लो। नील ने उसे घूरा और जोर से बोला, राजपरिवार हर दिन 3 गोलियां बांटता है, इसमें एक भी नहीं है। लगता है तुम अपनी जेब भर रहे हो। सुंदर नगर में चोरी अपराध है, मौत से डर नहीं लगता। बिरजू रुक गया, कठोर स्वर में बोला, मौत से डर लगता है, मगर तुम जैसे तुच्छ गुलाम से नहीं। क्या विद्रोह करने का मन है? ये रवैया मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नील का गुस्सा एक पल को थम गया, मगर उसकी आंखों में अब भी एक खतरनाक चमक थी, जानलेवा इरादे वाली। बिरजू को वो नजर डराने लगी, फिर भी उसने हिम्मत करके उंगली दिखाई, क्या घूर रहे हो? मारना चाहते हो क्या? नील ने झटके से उसे धक्का दिया। बिरजू धड़ाम से गिर पड़ा। तू एक गुलाम है, हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? बिरजू किसी तरह उठा, चेहरा सफेद पड़ गया। नील 2 कदम आगे बढ़ा, उंगली चटकाते हुए ऊंचे स्वर में बोला, तू राजपरिवार का सदस्य नहीं है, फिर भी ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहा है। सच में लगता है कि मैं तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। बिरजू अब रुक नहीं सका, घबराहट में तहखाने से भागा और बाहर से लोहे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। नील ने व्यंग्य से कहा, कमीने, बस इतना ही कर सकते हो? फिर सिर हिलाया, चुपचाप बैठ गया। दिया जलाया और किताब निकाली। पन्ने पलटे, मगर नीलिमा की चिंता के कारण एक भी शब्द पर ध्यान नहीं लग रहा था। इस कालकोठरी में और नहीं रह सकता, मगर समस्या यह है कि मैंने अभी सिर्फ मूलाधार चक्र जागृत किया है। इस शक्ति से तो सुंदर नगर से बाहर निकलना भी नामुमकिन है, सब सिंधु आश्रम की तो बात ही क्या। वो तहखाने में चक्कर काटने लगा, जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कमजोर हूँ, बहुत कमजोर, वरना इस छोटे से तहखाने में फंसा नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या, मैं गुलाम हूँ। रोज प्रशिक्षण सहायक बनना पड़ता है, साधना करने का समय ही नहीं मिलता। अगर यही चलता रहा तो जल्दी या देर से मार डाला जाएगा। जितना सोचता उतना बेचैन होता जाता। नजर मेज पर पड़ी, वही पुरानी फटी पुरानी जीवन के सूत्र की किताब। इस फटी किताब में सैकड़ों सूत्र हैं, मगर मेरे लिए बेकार। पढ़कर क्या मिला? किताब देखते ही पुरानी बातें याद आईं। सुंदर नगर हमेशा कमजोर नहीं था। 1200 साल पहले पूरे उत्तरी क्षेत्र पर इसका राज था। फिर अचानक राक्षसों की विशाल सेना ने हमला कर दिया। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि जमीन लाशों से ढक गई। राक्षसों ने ताकतवर योद्धाओं को कत्ल किया, कई प्रतिभाशाली युवाओं को जिंदा निगल लिया। तभी भृगु ऋषि प्रकट हुए, अपनी पवित्र श्वेत अग्नि से सारे राक्षसों को भस्म कर दिया। उसके बाद उन्होंने राजपरिवार को 2 दिव्य औषधीय गोलियां और जीवन के सूत्र की पुस्तक दी। कहा, इस पुस्तक में दिव्य शक्तियों के सूत्र हैं, जो इन्हें जागृत करेगा वो समूची मानवता का कल्याण करेगा। तब से अब तक कितने लोग इसे पढ़ चुके, मगर किसी ने भी कोई दिव्य सूत्र नहीं पाया। नील ने भी बार बार पढ़ा, कुछ नहीं मिला। गुस्से में उसने किताब उठाई, बीच से फाड़ा और दिए की लौ पर रख दिया। आग ने फटाफट किताब को अपनी गिरफ्त में ले लिया। देखते देखते वो राख हो गई। राख देखकर तुरंत पछतावा हुआ। नील, किताब पर गुस्सा क्यों निकाला? किताब ने क्या बिगाड़ा था? असली कमजोर तो तू है, दूसरों की दया पर जी रहा है, बलि का बकरा बनकर। मगर आग बहुत तेज थी, किताब पूरी जल चुकी थी। फिर भी व्याकुल होकर उसने राख में हाथ डाला, शायद कोई हिस्सा बचा हो। ये क्या? राख हटाते ही एक सुनहरा पत्ता सा निकला, स्वर्ण पत्र जैसा। पढ़ते वक्त इस पर ध्यान ही नहीं गया, शायद किताब के अंदर छिपा था, मगर इसे छिपाने की क्या जरूरत। उसने स्वर्ण पत्र को ध्यान से देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उस पर बारीक अजीब चिन्ह उकेरे थे। नील ने बहुत कोशिश की, मगर एक भी चिन्ह समझ नहीं आया। जैसे ही उसने हाथ फेरा, स्वर्णपत्र हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया, हर टुकड़े पर एक प्राचीन सा प्रतीक। और तभी वो सारे टुकड़े नील की त्वचा से चिपक गए। धीरे धीरे चेहरा, आंखें, गर्दन, बाहें, छाती, पैर, पूरा शरीर उन सुनहरे टुकड़ों से ढक गया। आखिरी टुकड़ा सीधे माथे पर, मस्तिष्क के बीच लग गया। नील को लगा जैसे किसी ने सिर पर हथौड़ा मारा हो। शरीर जोर जोर से कांपने लगा। फिर अचानक पूरे शरीर पर सुनहरी चमक फैल गई। उसे महसूस हुआ, शरीर अंदर से भट्टी की तरह जलने लगा है। तो अब क्या होगा? नील के साथ ये क्या हो रहा है? जीवन के सूत्र की असली शक्ति क्या है, और क्या ये शक्ति उसे नीलिमा तक पहुंचा पाएगी?
दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ महागाथा ऑफ नील, एक जब महान स्वर्णपत्र योद्धा का एपिसोड आखिरी नंबर टुकड़ा 3। भी नील के मस्तिष्क में एपिसोड समा लेट गया आने तो के उसके लिए शरीर सॉरी पर चिपके मित्रों, तो सारे चलिए छोटे एपिसोड छोटे शुरू टुकड़े करते धीरे हैं। धीरे गायब होने लगे। उसके मन में अचानक कुछ यादें उभरी, ऐसी यादें जो उसकी अपनी नहीं लगती थी। दैवीय देश शोधन तकनीक, प्राचीनतम शोधन तकनीक। आत्मा ही तुम्हारा असली अस्तित्व है, इसलिए भौतिक शरीर को शुद्ध करो और इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करो। ये कैसी शोधन तकनीक है? नील ऐसी किसी तकनीक से अनजान था। वह कुछ शोधन तकनीकों के बारे में जानता था, मगर वो हथियार बनाने वाली होती थी, शरीर की नहीं। शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना, इसका मतलब क्या? क्या ये तकनीक शरीर को मजबूत बनाने के लिए है? लेकिन तभी नील को लगा कि उसका शरीर गर्म होने लगा है, जैसे तेज बुखार चढ़ गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा शरीर इतना गर्म क्यों हो रहा है? अगर यही हाल रहा तो पूरा शरीर जलकर राख हो जाएगा। हताशा में वह तहखाने के कोने में रखे पानी के टब के पास पहुंचा और बिना सोचे उसमें कूद गया। तुरंत टब से भाप उठने लगी। कुछ ही देर में उसके शरीर की गर्मी से सारा पानी भाप बन गया। पूरा तहखाना धुंध से भर गया, मगर पानी से भी उसके शरीर का तापमान कम नहीं हुआ, उल्टा और बढ़ता गया। जल्द ही उसकी त्वचा से गहरे लाल रंग की चमक निकलने लगी, जैसे लोहे का गर्म टुकड़ा। दर्द असहनीय था, मगर वह कुछ कर नहीं पा रहा था। आखिरकार उसने दर्द के आगे हार मान ली और अंधेरे तहखाने में छाती के बल गिर पड़ा। उसके मन में एक अविश्वसनीय बदलाव हो रहा था। अचानक उसके अंतर्मन में एक विशाल हांडी दिखाई दी, पूरी तरह काली, जिस पर नीले रंग से 2 शब्द लिखे थे, नवनाग हांडी। हांडी की दीवारों पर नागों की 8 मूर्तियां बनी थीं। हर दिव्यनाग की मूर्ति अलग रंग की, लाल, काला, सफेद, नीली। ये सब ज्वलंत और जीवंत लग रही थी। हर एक के कई फन थे, किसी के 5, किसी के 9। सभी 8 दिव्यनागों की आंखें बंद थीं। उनकी पूंछें नीचे की ओर जा रही थीं, जहां 9वां नीला दिव्यनाग लेटा था। उसके 7 फन थे, बाकियों से अलग, इसकी आंखें खुली हुई और सजीव लग रही थीं। ऐसा लगता था कि नीले दिव्यनाग की आंखें लाखों सालों से वैसी ही हैं। इससे एक महान शक्ति का एहसास हो रहा था। दिव्यनाग की गहरी नजर से नील की आत्मा कांपने लगी। उसके शरीर पर दरारें पड़ने लगी। लगा जैसे वह अनंत गहराई में गिर रहा हो। तभी नीले दिव्यनाग के मुंह से फुफकार निकली। विशाल हांडी घूमने लगी। उसके अंदर से अजीब लपटें निकलने लगी। वे लपटें शुद्ध सफेद रंग की थी। देखकर पवित्रता का एहसास होता था। क्या दुनिया में ऐसी ज्वाला वाकई मौजूद है? लगता था ये सब कुछ जला सकती है। क्या ये पवित्र श्वेत अग्नि है? नील के पास हैरान होने का वक्त नहीं था, क्योंकि सफेद लपटों से घिरी हांडी उसकी आत्मा की ओर बढ़ रही थी। कोई साधारण इंसान अपनी आत्मा के जलने का दर्द सह नहीं सकता, मगर नील इस वक्त आत्मिक रूप में था, इसलिए बेहोश भी नहीं हो सकता। वह सिर्फ दांत पीसकर दर्द सह सकता था। मुझे मर जाने दो। इस पल वह इस भयानक दर्द से मुक्ति के लिए मौत मांग रहा था। मगर मौत ऐसी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वह आत्मिक शरीर में था। जल्द ही उसकी आत्मा टूटने लगी, विनाश के कगार पर। लेकिन तभी हांडी से 7 रंगों वाली दिव्य किरण चमकी। नील की आत्मा तुरंत ठीक हो गई। जलाना, तोड़ना, ठीक करना, फिर जलाना, फिर तोड़ना, फिर ठीक करना। ये चक्र बार बार दोहराया गया। जीवन और मौत का ये सिलसिला अनंत काल तक चला। आखिरकार रुक गया। आखिर ये भयानक दर्द खत्म हुआ। नील ने लंबी सांस ली। उस दर्द को याद करके उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसी वक्त उसकी आत्मा से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। काफी देर बाद नील अंतर्मन से बाहर आया। चेतना लौटी। शरीर बेहद कमजोर लग रहा था। उसके अंतर्मन में वो हांडी अब घूमनी बंद हो चुकी थी, मगर सफेद लौ अभी भी जल रही थी। अब वो पहले जितनी भयावह नहीं लग रही थी। दैवीय देशशोधन तकनीक, शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। ये शब्द उसके दिमाग में गूंजे। वह समझ गया कि उसकी आत्मा और शरीर को इस हांडी से मजबूत बनाया गया है। क्या भृगु ऋषि की बताई दिव्य सूत्र यही हैं? और ये नवनाग हांडी आखिर क्या है? इस वक्त नील के मन में सवालों का तूफान था। दुनिया विचित्र जगह है, आश्चर्यों से भरी। कुछ लोहार हथियार बनाने के लिए हर अनैतिक तरीका अपनाते हैं। कुछ लोग ताकत बढ़ाने के लिए हत्याएं करते हैं। मानव रक्त इकट्ठा करते हैं। कुछ तो आत्माओं को हथियारों में कैद करके दुष्ट हथियार बनाते हैं। मगर शरीर को जादुई हथियार में बदलना, ये अनसुना और पागलपन भरा था। नील को दुर्भाग्यवश ऐसा वरदान मिल गया था। खुद को शांत करके उसने सोचा, ये बुरी बात नहीं है। इस दुनिया में जादुई हथियारों को 5 स्तरों में बांटा जाता है: नश्वर स्तर, आध्यात्मिक स्तर, पृथ्वी स्तर, आकाश स्तर और दैवीय स्तर। हर स्तर में निम्न, मध्य और उच्च 3 उपस्तर। नील का शरीर अभी अभी जादुई हथियार बना था, मगर सिर्फ निम्न स्तर का। खुद को हथियार कहना सबसे अजीब विचार था। नील के चेहरे पर बेबस मुस्कान आई। उसने तहखाने के इकलौते दरवाजे की ओर देखा। बोर हो चुकी थी। अजीब बात, रात भर जागने के बाद भी थकान नहीं लग रही थी। उल्टा जोश भरा था। पिछली रात की हलचल अब महसूस नहीं हो रही थी। भृगु ऋषि ने सूत्रों को किताब में ऐसे छिपाया था कि कोई ना पा सके।
शायद किस्मत से नील को मिल गए। उसने जमीन पर किताब की जली राख देखी और आह भरी। तभी तहखाने के दरवाजे से ताला खुलने की आवाज आई। तो अब क्या होगा? नवनाग हांडी क्या है और इसका रहस्य क्या? क्या उन दिव्यनागों को इसमें कैद किया गया है? और नील पर इसका क्या असर पड़ेगा? कारागार प्रभारी बिरजू कल की फटकार के बाद आज कहीं दिखाई नहीं दिया। कई अन्य लोग नील को जगाने आए, उसे चमड़े का कवच पहनाया और प्रशिक्षण स्थल पर ले गए। सुंदर नगर के शिष्य रोज की तरह सख्त अभ्यास में जुटे थे। वे पूरी ताकत से दीवार के पास रखी पत्थर की मूर्तियों पर प्रहार कर रहे थे। हर बार से विस्फोट जैसी आवाज होती और पत्थर के कुछ टुकड़े हवा में उड़ जाते। अखाड़े की दूसरी तरफ खड़े प्रशिक्षण सहायक ये सब देखकर कड़वाहट महसूस कर रहे थे, जैसे उनके अपनों का नुकसान हो गया हो। ऐसा जीवन जहां रोज पिटाई सहनी पड़े, उसका क्या मतलब? रात को घावों से भरे शरीर के साथ करवटें बदलते रहते, नींद नहीं आती। मगर कोई आज़ादी नहीं, इसलिए पिटाई सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं। तभी मुख्य आचार्य ने ऊंचे स्वर में चिल्लाया, सावधान प्रशिक्षण सहायक। सारे सहायक सीधे खड़े होकर पंक्ति में लग गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि आचार्य का मिजाज कैसा है। जरा सी चूक का मतलब कोड़े, और उनका चाबुक साधारण नहीं, चोट लगने पर त्वचा का हिस्सा उखड़ जाता। शिष्यों ने अपने अपने सहायक चुन लिए। नील को एक ताकतवर शिष्य ने चुना, नाम था धीरज। बाकी लोगों को धीरज को नील चुनते देख दया आई। धीरज की प्रतिभा सामान्य थी, अभी कोई कुंडलिनी चक्र जागृत नहीं किया था। मगर जन्म से ही जबरदस्त शारीरिक ताकत, मूलाधार चक्र वाले योद्धा जितनी। वह आक्रामक और थोड़ा हिंसक भी था। कई सहायकों को पीट पीट कर अपंग बना चुका था। धीरज ने शरीर गर्म करने के लिए हवा में मुक्के मारे। नील को देखकर उत्साह से भर गया। इन सहायकों को पीटने से न सिर्फ शरीर का अभ्यास होता, बल्कि गुस्सा निकालने का मौका भी। आज तो सहायक पूर्व युवराज है और बेहतर। कल्पना की कि पूर्व युवराज रहम मांगेगा तो कितना मजा आएगा। धीरज को सामने देख नील की भौहें सिकुड़ी। धीरज शारीरिक रूप से बहुत मजबूत। पिछली बार की पिटाई से आंतरिक चोट लगी थी, ठीक होने में आधा महीना लगा। मगर 3 साल मौत के कगार पर रहकर नील ने शांत रहना सीख लिया। उसने खुद को संभाला और कवच की अच्छे से जांच की। तभी धीरज झपटा। वह जिस युद्ध कला का अभ्यास करता था, वह शक्तिशाली थी, ऋषभ मुष्टिका। चमड़े का कवच मुक्के की ताकत कम कर सकता था, खत्म नहीं। नील ने गहरी सांस ली और छाती सख्त करके मुक्के का सामना किया। बूम! कवच ने ताकत काफी कम की, फिर भी नील को लगा जैसे छाती पर भारी हथौड़ा मारा गया हो। नील ने तेज सांसें ली, नुकसान कम करने के लिए। ये तकनीक पिछले 3 सालों में सीखी थी सहायक बनकर। मगर धीरज का मुक्का बहुत तेज था, इसलिए फिर भी गहरी चोट लगी। नील ने असहाय मुस्कान दी और पीछे गिर गया। जमीन पर गिरते ही चक्कर आए। सोचा, यह मुक्का इतना भयानक कि गंभीर चोट लग सकती है। मगर अजीब बात, अब दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा था। दर्द की जगह छाती में एक अनोखी गर्म धारा महसूस हुई। जैसे ही वह फैली, शरीर ने प्रतिक्रिया दी। लगा जैसे शरीर भूखा शेर है जो गर्म धारा को निगल रहा हो। गर्म धारा अंगों में फैली, पूरा शरीर गर्म हो गया। कोई दर्द नहीं, उल्टा सुखद एहसास। क्या हो रहा है? नील हैरान। क्या ये गर्म धाराएं मेरे शरीर को शुद्ध कर रही हैं? नील कभी युवराज था तो बदलाव समझने का ज्ञान था। शरीर शुद्ध करने वाली दवाएं दुर्लभ होती हैं, सुंदर नगर की दिव्य गोली जैसी। मगर वो कीमती। ये गर्म धारा बिना वजह आए। नील जमीन पर लेटे लेटे सोचता रहा। फिर कल रात की घटना याद आई। शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। याद आया कैसे लोहार हथियार को पीटकर मजबूत बनाता है, जैसे कल उसे पवित्र अग्नि में तपाया गया। क्या शरीर को हथियार बनाना मतलब पिटाई से मजबूत होना? महसूस किया कि अब शरीर नश्वर स्तर के हथियार जैसा। शीर्ष हथियार संतुलित होता है, सही नहीं। इस पिटाई से और गर्म धाराएं बनेंगी, शरीर शुद्ध होगा। ये तो दिव्य गोली जैसा। नील का दिल उत्साह से धड़का। विचार टेस्ट करने को वह उठ खड़ा हुआ। इस बार कोई चोट नहीं, तो फिर धीरज के मुक्के खाने लगा। मगर अभिनय किया जैसे बहुत दर्द हो रहा हो। गिरता, फिर उठने की कोशिश करता। धीरज के चेहरे पर अजीब भाव, नील को बार बार उठते देख। सोचा था इतनी मार से अपंग हो जाएगा, मगर उठता रहा। धीरज को शर्मिंदगी हुई। मार खाने में माहिर हो, अब ये मुक्का झेलो। धीरज ने फिर मुक्का मारा। ताकत से नील उड़ गया, 2 मीटर दूर लुढ़का जैसे रेत का बोरा। फिर भी अच्छा महसूस कर रहा था। पिछली बार जैसी गर्म धारा फिर फैली, छोटे सांप सी, मूलाधार चक्र से होकर अंगों को शुद्ध करने लगी। अद्भुत एहसास। लगा गुनगुने पानी से नहा रहा हो। सुखद ऊर्जा। जितनी फैली उतना हल्का लगा। मर, बूम, देखें कितना झेलोगे। धीरज पागल सा पीटता रहा। बूम, मगर उन मुक्कों से मिली ऊर्जा ने शरीर की पवित्रता बढ़ा दी। धीरज असल में नील के लिए मेहनती लोहार था, मुक्कों से तपाकर। मगर नील खुश। काफी देर पीटने के बाद धीरज रुका, हाँफते हुए नील को देखा।
चौंक गया। सुना था नील मार सहने में अच्छा, मगर इतना दृढ़ नहीं सोचा था। धीरज को अंदाजा नहीं कि नील कमजोर लग रहा था, मगर सब नाटक। असल में शक्ति से भरा गर्म धारा का मजा ले रहा। जिस सहायक ने देखा, सोचा नील मूर्ख है, अगर नहीं उठता तो आराम मिलता। बार बार उठना मूर्खता। इतने साल सहायक रहकर क्या मार की आदत पड़ गई। आखिरी गिरावट के बाद नील नहीं उठा। वह रुकना नहीं चाहता था, पिटाई से सफाई हो रही थी, मगर ज्यादा उठता तो शक होता। सो कल तक इंतजार। धीरज ने देखा नील नहीं उठ रहा, राहत ली। उठता तो शर्मिंदगी होती। शाम को नील लंगड़ाते तहखाने लौटा। नौकरों ने दरवाजा बंद किया तो वह मुस्कुराया और सामान्य हो गया। तभी कुछ याद आया, हैरान रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब क्या होगा? नील के साथ क्या हो रहा है और उसके शरीर में किस तरह के बदलाव आए हैं? क्या ये फायदेमंद साबित होंगे या नुकसानदेह? सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि कारागार के प्रमुख बिरजू आज भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नील के मन में यह विचार आया कि शायद कल की झिड़की ने उसे डरा दिया हो, लेकिन वह जानता था कि बिरजू जैसे लोग इतनी आसानी से नहीं डरते। वे चालाक और बदला लेने वाले होते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पर लेते हैं और मौका मिलते ही जवाब देते हैं। नील ने सोचा, शायद वह कोई नई साजिश रच रहा है। मुझे सतर्क रहना होगा। उसने अपनी सोच को झटक दिया और बोला, उसे छोड़ो। मुझे बस ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। वे मेरी जिंदगी को और मुश्किल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब मैं तैयार हूं। नील के मन में 3 साल की कैद की यादें घूम गईं। वह याद करने लगा कि कैसे उसके पिता की मौत के बाद सब कुछ बदल गया था। राजमहल की रौनक, युवराज का रुतबा, सब कुछ छिन गया। अब वह एक गुलाम था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसका शरीर अब पहले की तरह कमजोर नहीं था। उसने दवा की 3 गोलियां देखीं, जो कारागार से मिली थीं। वे सस्ती और बेकार लग रही थीं। अब इनकी जरूरत नहीं, उसने कहा और उन्हें एक तरफ फेंक दिया। वे गोलियां फर्श पर लुढ़क गईं, जैसे कोई बेकार की चीज। नील के शरीर में अब एक नई ऊर्जा थी, एक ऐसी ताकत जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। वह दिन भर की पिटाई से थका नहीं था, उल्टा तरोताजा महसूस कर रहा था। दिन भर की मार से उसका शरीर धूल और पसीने से सना हुआ था। तहखाने की हवा भारी थी, दीवारों से नमी टपक रही थी। नील ने अपने फटे पुराने कपड़ों को उतारा। वे कपड़े सालों से वही थे, जगह जगह से सिले हुए, लेकिन अब वे उसे बोझ लग रहे थे। वह पानी के कुंड के पास गया, जो तहखाने के एक कोने में था। कुंड पुराना था, पानी ठंडा और थोड़ा गंदा, लेकिन नील के लिए यही काफी था। उसने एक पुराना जग उठाया, जो लोहे का था और जगह जगह जंग लगा हुआ। जग में पानी भरकर उसने खुद पर उंडेल दिया। साफ पानी उसके सिर से बहा, बालों से होता हुआ कंधों पर, फिर छाती और पैरों तक। लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरा, वह कीचड़ जैसा गंदा हो गया। पानी में काली और सफेद अशुद्धियां तैर रही थीं, जैसे शरीर से कोई गंदगी निकल रही हो। नील ने उसे ध्यान से देखा। यह क्या है? वह सोचने लगा। वह जानता था कि यह सामान्य नहीं था। लगता है वह गर्म धारा जो पिटाई के दौरान महसूस होती है, मेरे शरीर की अशुद्धियों को बाहर धकेल रही है। यह कोई जादू जैसा है। नील को याद आया कि साधकों के लिए शरीर की शुद्धि कितनी महत्वपूर्ण है। वह सोचने लगा, किसी भी साधक के लिए शरीर को मजबूत बनाना पहला कदम है। बिना मजबूत शरीर के वातावरण की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखना असंभव है। मैंने किताबों में पढ़ा है कि शुद्ध शरीर ही ऊर्जा का द्वार होता है। वह अपने पिता की दी हुई किताब को याद करने लगा, जो अब राख हो चुकी थी, लेकिन उसके रहस्य अभी भी उसके शरीर में थे। शरीर शुद्ध करने की प्रक्रिया को वह अच्छी तरह जानता था। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। पहले त्वचा की शुद्धि, जहां त्वचा की सारी गंदगी और मृत कोशिकाएं निकलती हैं। फिर मांस की, जहां मांसपेशियों की कमजोरियां दूर होती हैं। फिर हड्डियों और आंतरिक अंगों की, जहां गहरी अशुद्धियां निकलती हैं। आखिर में अस्थिमज्जा की, जो सबसे कठिन है, क्योंकि वह शरीर की मूल ऊर्जा का स्रोत है। उदाहरण के लिए, मूलाधार चक्र में मांस की अशुद्धियां निकलती हैं, जो शरीर को आधार देती हैं। फिर स्वादिष्ठान चक्र में हड्डियों की, जो संरचना को मजबूत बनाती हैं। नील ने सोचा, मैंने कितनी बार इन चक्रों के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब ये सब मेरे साथ हो रहा है। एक बार जब सारी अशुद्धियां निकल जाती हैं, शरीर सामान्य से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। वह ऊर्जा से भर जाता है, जैसे कोई नया जन्म हुआ हो। नील और बाकी लोगों में फर्क ये था कि दूसरों को इन अशुद्धियों को निकालने के लिए कठिन साधना करनी पड़ती है। घंटों ध्यान, योग, कठोर अभ्यास। ये प्रक्रिया धीमी है, महीनों या सालों लग सकते हैं। एक छोटी सी गलती और सब बेकार। लेकिन नील के लिए अब सब बदल गया था। उसे बस पिटाई की जरूरत थी। पिटाई से गर्म धारा बनती और अशुद्धियां कई गुना तेजी से निकलती। ये तो कोई चमत्कार है, वह सोचता। दूसरों को मेहनत, मुझे पीड़ा, लेकिन परिणाम तेज। नील पहले ही मूलाधार चक्र के शिखर पर था।
3 साल पहले जब वह युवराज था उसने ये हासिल किया था। लेकिन कैद में अभ्यास का समय नहीं मिला। साधना रुक गई। वह सोचता कितने साल बर्बाद हुए। लेकिन अब यह नई शक्ति, आज की पिटाई से उसके शरीर में बड़ा बदलाव आया था। उसका मांस अब शुद्ध था, जैसे कभी गंदगी थी ही नहीं। फर्श पर फैली काली अशुद्धियां मांस की थीं और हल्की सफ़ेद हड्डियों की। ये तो प्रमाण है कि मैं स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच गया हूं। उसने अपनी शक्ति जांचने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी ऊर्जा नंदी सहस्त्र मुष्टिका में डाली, जो सुंदर नगर की गुप्त तकनीक थी। फिर हवा में मुक्का मारा। मुक्के से विस्फोट जैसी आवाज हुई, तेज हवा फैली, तहखाने में दिया बुझ गया, कागज उड़ गए। नील ने देखा, दीवार पर हल्की दरार पड़ी। यह क्या? वह हैरान था। दुर्भाग्य से तहखाना छोटा था। कोई सहायक या यंत्र नहीं था शक्ति जांचने के लिए। वह ध्यान नहीं खींचना चाहता था, वरना गार्ड आ जाते। अभी चुप रहना होगा, वह सोचा। फिर भी मुक्के में वह शक्ति महसूस की जो पहले कभी नहीं। वह आश्चर्य से अपनी मुट्ठी देखता रहा और बड़बड़ाया, मेरी शक्ति अब स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच चुकी है। नील का उत्साह देखते ही बनता था। वह सो नहीं पा रहा था, मन में विचारों का तूफान था। अब मैं मजबूत हूँ, बहन को बचा सकता हूँ। आखिर काफी देर बाद वह 2 घंटे सो पाया, लेकिन उठते ही जोश से भरा था। यह नई ऊर्जा, जैसे कोई अमृत मिला हो। सुबह जल्दी एक नौकर आया। ताला खोला, नील को बेड़ियां पहनाई। नील ने देखा, नौकर घबराया हुआ था। स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश से उसके शरीर में बदलाव आए थे, जो शब्दों में बयान नहीं हो सकते। उसकी चाल में नई ऊर्जा, आंखों में चमक, जैसे कोई योद्धा। अगर कोई ध्यान से देखता तो फर्क समझता। नौकरों के पीछे चलते नील ने देखा, रास्ता अलग है। ये प्रशिक्षण स्थल का रास्ता नहीं, वह सोचा। चारों ओर देखा, याद आया कि यह राजमहल के अंदरूनी हिस्सों का रास्ता है। मुझे पीछे वाले हिस्से में ले जा रहे हैं। नील की भौहें चढ़ गईं, चेहरे पर चिंता की लकीरें, लेकिन वह चुप रहा। देखते हैं क्या होता है। राजमहल के पीछे वाले हिस्से में वह लंबे समय बाद आया था। चलते चलते वह बदलाव देखता रहा। पहले सादा था, अब नई इमारतें, छोटा तालाब, पुल। इमारतें भव्य, ऊंची छतें, दीवारों पर सुनहरी कलाकृतियां। ये सब कब हुआ? मेरी कैद में राज्य बदल गया। नौकर तालाब वाले बगीचे से पतले रास्ते से एक भवन की ओर ले गया। अहाते में पहुंचे। वहां 2 लोग बैठे चाय पी रहे थे, खुश। नील ने उन्हें पहचाना। एक बिरजू, 2 दिनों से गायब। दूसरा बालकांत, 50 से ऊपर, रेशमी कपड़े। बालकांत की पत्नी दाई थी, नील के चाचा के बेटे राजदत्त की देखभाल करती थी। बालकांत ने चापलूसी से तरक्की की, रसोइया से भोजन प्रबंधक। चाचा के साथ रिश्ता, अहंकार बढ़ा। अधिकारियों से नहीं डरता। नील ने उसके किस्से सुने थे, कैसे वह गरीबों पर जुल्म करता था। प्रवेश से पहले बिरजू बोला, बाला भैया, घर बहुत सुंदर। राजकुमार राजदत्त का भरोसा, भरोसा, मैं उनका दाहिना हाथ, पत्नी को मां जैसा सम्मान। बालकांत अभिमान से बोला, सही। दरवाजे में स्वर्णपत्र। बालकांत हंसा, स्वर्णपत्र सस्ता, शेर की आंखें नीलम, दीवारों पर पन्ना, हीरा। बिरजू ने हर कलाकृति का मूल्यांकन किया, फिर निराशा, घर सही, लेकिन कमी। क्या कमी? नौकरों की कमी, समझदार नौकर की जरूरत। मेरे पास सही व्यक्ति कौन? बिरजू इशारा, देखो वो रहा। तो अब क्या होगा? क्या बिरजू नील को नौकर बनाना चाहता है? नील क्या करेगा? बिरजू ने घर के प्रवेश द्वार की ओर इंगित किया। बाला भैया, देखिए, वही है। बालकांत की नजरें बिरजू की उंगली के संकेत पर गईं। वहां नील को हथकड़ियों में बंधे खड़े देखा। अचानक उसे खांसी का दौरा पड़ा। उसके सामने सुंदर नगर का पूर्व युवराज खड़ा था। वह इसे कैसे न पहचानता? बालकांत का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन आंखों में एक चमक आ गई। नील द्वार पर खड़ा बालकांत और बिरजू की बातें सुन रहा था। लेकिन बिरजू की बात सुनते ही उसके दिल में आग भड़क उठी। खून खौलने लगा। इन नौकरों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? लगता था वे अपनी औकात भूल चुके हैं। भले ही उसे गुलाम बना दिया गया था, लेकिन बिरजू को बालकांत का नौकर बनाने का हक कहाँ? वह कभी युवराज था। ऊपर से बालकांत राजपरिवार का सदस्य भी नहीं था, जो नील को आदेश दे सके। इस बिरजू की तो हद हो गई। बालकांत से कह रहा है कि नील को अपना नौकर बना लो।
नामुमकिन। बालकांत ने नील को घूरा, उसकी वर्तमान हालत सोची। जल्द ही उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। मेरी दिनचर्या संभालने के लिए इस लड़के को रखना बुरा विचार नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता छोटे मालिक राजदत्त इसे मानेंगे या नहीं। चिंता न करें बाला भैया, आप तो सुंदर नगर के बड़े अधिकारी हैं। आप एक इशारे पर नील को यहाँ बुला सकते हैं। वैसे भी वह एक साधारण गुलाम है, जहाँ रोज पिटाई झेलता है। क्या यहाँ नौकर बनना उसके लिए बेहतर नहीं? बिरजू ने चापलूसी भरे लहजे में कहा। बालकांत ने सहमति में सिर हिलाया। बालकांत सबसे निचले पायदान से ऊपर चढ़ा था। उसे सबसे ज्यादा मजा अपनी पहचान और रुतबे का रौब दिखाने में आता था। अब जब पूर्व युवराज उसके लिए व्यक्तिगत नौकर बनेगा तो हर कोई जलन से जल उठेगा। यही सोचकर बालकांत मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। विश्वास कीजिए, आपको इसका पछतावा न होगा। बिरजू ने सिर हिलाया और नौकरों से नील को अंदर लाने को कहा, लेकिन नील अपनी जगह पर जमा रहा। नौकर पूरी ताकत से खींचते रहे, मगर वह एक इंच भी न हिला। नील वायुपुत्र, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। बाला भाई के लिए काम करो, यहाँ स्वादिष्ट भोजन और अच्छी शराब मिलेगी। बिरजू ने ऐसा भाव बनाया जैसे वह नील पर एहसान कर रहा हो। नील की आंखें गुस्से की चमक से जगमगा उठीं। वह गरज उठा, बालकांत, बिरजू, यहाँ तक कि चाचा नागेंद्र वायुपुत्र ने भी कभी मुझसे इस लहजे में बात न की, तो तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई कि राजपरिवार के सदस्य को अपना नौकर बनाने की बात करो? नील की सांसें तेज हो गईं। उसने दोनों हाथ झटके। अचानक जंजीरें टूटकर बिखर गईं। नील को यहाँ लाना बिरजू की सोची समझी चाल थी। वह चाहता था कि बालकांत खुद नील से निपटे। नील की इस प्रतिक्रिया से बिरजू को लगा कि उसका आधा काम हो गया। अब अगर गुलाम खुद हमला करे तो किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए यह असह्य होगा। बिरजू ने सोचा, इस बार नील इतना बुरी तरह पिटेगा कि चलने लायक ना बचेगा। बालकांत ने नील के शब्द सुने तो आंखें फाड़ी और अकड़कर बोला, नील वायुपुत्र, अपनी असलियत मत भूलो। तुम बस निचले दर्जे का गुलाम हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राजपरिवार से निकालकर तुम्हारी पहचान भी छीन ली गई है। मेरी सेवा करना तुम्हारे लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। तड़ाक! नील ने बालकांत के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वह सिर के बल दूसरी ओर गिर पड़ा। बालकांत ने किसी तरह खुद को संभाला और जारी रखा, नील वायुपुत्र, मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या विद्रोह करना चाहते हो? दंड संहिता के नियमों के मुताबिक इसके लिए तुम्हें भारी सजा मिलेगी। नील ने उसका मजाक उड़ाया। कदम बढ़ाते हुए बोला, दंड संहिता के नियम? एक मामूली नौकर जो राजपरिवार का हिस्सा भी नहीं, मेरे सामने नियमों की बात कर रहा है। आज मैं तुझे बताता हूँ दंड संहिता क्या कहती है। इतना कहकर उसने हाथ उठाया। पूरी शक्ति हथेली में केंद्रित कर बालकांत पर झपटा। नील वायुपुत्र, तुम मौत बुला रहे हो। अगर मारा तो छोटे मालिक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम बस गुलाम हो, राजपरिवार की ताकत नहीं। तुम्हारी मौत से किसी को फर्क ना पड़ेगा। बालकांत ने शांत लहजे में कहा, उम्मीद में कि नील डर जाए। तड़ाक! बालकांत की बात पूरी होने से पहले ही थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश से नील की ताकत दोगुनी हो चुकी थी। भले पूरा जोर न लगाया, लेकिन बालकांत जैसे के लिए काफी था। बालकांत का चेहरा पीला पड़ गया। 5 उंगलियों के निशान उभर आए। आधा चेहरा सूजकर सुअर जैसा लगने लगा। दंड संहिता के अनुसार जो दूसरों की बुराई करे और बिना वजह परेशान करे, वह दंड का हकदार है। तड़ाक! दंड संहिता के अनुसार जो अत्याचार करे, वह दंड का हकदार है। तड़ाक! दंड संहिता के अनुसार। तड़ाक! हर थप्पड़ के साथ खून के छींटे हवा में उड़े। जो भी ये दृश्य देखता उसका दिल कांप उठता। नील को गुलाम बनाकर प्रशिक्षण सहायक बना दिया गया था, लेकिन उसने कभी विरोध न किया। हर अपमान सह लिया, तो अब ये हिम्मत कहाँ से? इस समय वहां राजपरिवार के कई बच्चे इकट्ठे हो गए। सब हैरान, लेकिन थोड़ी राहत भी महसूस कर रहे थे। बालकांत हमेशा राजदत्त के रिश्ते की वजह से मनमानी करता, खुद को मालिक समझता। कई बच्चों के साथ अभद्रता की, इसलिए आज उसकी यह हालत देखकर वे प्रसन्न थे। लेकिन सब जानते थे कि बालकांत का राजदत्त से गहरा लगाव है। जब राजदत्त को पता चलेगा तो क्या करेगा, ये देखना रोचक होगा। नील ने गुस्से में गलती कर दी। राजदत्त माफ न करेगा, माफ, जान ही ले लेगा। सबको नील के लिए तरस आ रहा था, लेकिन मदद न कर सकते थे। नील ने दर्जनों थप्पड़ मारे, फिर रुका। बालकांत का चेहरा खून मांस से लथपथ, सफेद बाल बिखरे, पहचान मुश्किल। नील के रुकने पर बालकांत ने गालों पर हाथ रखे, अस्पष्ट शब्दों में बोला, तुम रुको। बात पूरी होते ही नील ने एक और थप्पड़ मारा। बालकांत को घूरा, जैसे चुनौती दे रहा हो, एक और शब्द बोलकर दिखा। बालकांत ने नजरें फेर लीं, सिर झुका लिया। बालकांत को सबक सिखाने के बाद नील की नजर बिरजू पर गई। बिरजू डर और अविश्वास से देख रहा था। नील का हमला न होने पर राहत की सांस ली, लेकिन 2 कदम पीछे हटा। फिर बोला, नील वायुपुत्र, तुम बस गुलाम हो। गुलाम हूं तो क्या? नील कदम बढ़ाता बोला, मुझसे ऐसे बोलने की हिम्मत? मेरी हैसियत तुमसे बड़ी है।
बिरजू ने कहा, हैसियत बड़ी हो या छोटी, फर्क क्या। मेरा उपनाम वायुपुत्र है, गुलाम हूं तो भी वायुपुत्र ही रहूंगा। शायद भूल गए, मैं तुमसे कहीं ताकतवर हूं। संसार में शक्ति ही सब कुछ है। नील बात करते एक झटके में बिरजू के पास पहुंचा, गले से पकड़ा। उसकी ताकत के आगे बिरजू बच्चा था। फिर थप्पड़ों की बौछार, हर थप्पड़ से बिरजू का चेहरा बिगड़ता गया, तेजाब जैसे दर्द में बिलखने लगा। आखिर नील रुका, बिरजू को पीट चुका था। बालकांत के पास गया, बोला, आज जो सिखाया भूलना मत। सम्मान हैसियत से नहीं, चरित्र से होता है। फिर मुड़ा, भवन से बाहर निकला। द्वार पर बच्चों की भीड़ थी, लेकिन सब लौट रहे थे। नौकर गायब। नील ने आह भरी, तहखाने की ओर चला। तो अब क्या होगा? क्या नील ने दोनों को सही सबक दिया? और जब राजकुमार राजदत्त को पता चलेगा तो क्या होगा? जानने के लिए आगे के अध्याय पढ़ें। एपिसोड 7, धीरज की चेतावनी। तहखाने से लौटने के बाद किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि नील को प्रशिक्षण मैदान तक ले जाए। जब नील ने देखा कि कोई उसे ले जाने वाला नहीं है तो उसने खुद ही वहां जाने का फैसला कर लिया। नील सुंदर नगर के मौजूदा हालात से बेहद नाराज था। उसके दोनों चाचा कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे थे, जबकि उनके अपने बेटे नियमों को खुलेआम तोड़ रहे थे। देवदत्त वायुपुत्र और राजदत्त दोनों ने कभी भी नियमों का सम्मान नहीं किया था। यही वजह थी कि उनके नीचे काम करने वाले नौकर भी हद से ज्यादा ढीठ और बेशर्म हो गए थे। पर नील का सोचना बिल्कुल साफ था, दूसरे नियम तोड़ रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वह भी उन्हें नजरअंदाज कर दे। इसीलिए उसने उन दोनों घमंडी नौकरों को सबक सिखाने का फैसला किया था। आज प्रशिक्षण मैदान का माहौल कुछ अलग सा था। पूरे सुंदर नगर में खबर फैल चुकी थी कि नील ने भोजन प्रबंधक बालकांत और कारागार प्रभारी बिरजू को बुरी तरह पीटा है। सभी जानते थे कि 3 साल पहले नील को अपराधी घोषित कर गुलाम बना दिया गया था। उसके बाद से उसे रोजाना प्रशिक्षण सहायक बनाकर बुरी तरह मारा जाता था और उसने कभी विरोध नहीं किया था। लोग भूल चुके थे कि वह कभी इस नगर का युवराज था। वे ये भी भूल गए थे कि नील वायुपुत्र ने मात्र 14 साल की उम्र में ही अपना मूलाधार चक्र जागृत कर लिया था। लेकिन आज अचानक सबको एहसास हो रहा था कि वह अब वह नील नहीं रहा जो चुपचाप सब कुछ सह लेता था। उसने उन दोनों नौकरों को इसलिए मारा था क्योंकि उन्होंने राजपरिवार के एक सदस्य को अपना दास बनाने की कोशिश की थी। भले ही उसके पास अभी कोई अधिकार न हो, लेकिन वह अभी भी एक वायुपुत्र था। इसी वजह से जब सभी शिष्य ने नील को प्रशिक्षण मैदान में आते देखा तो उनके मन में डर सा पैदा हो गया। जब मुख्य आचार्य ने शिष्यों से अपने अपने प्रशिक्षण सहायक चुनने को कहा तो किसी ने भी नील को नहीं चुना। कोई भी उसके गुस्से का शिकार बनना नहीं चाहता था। नील वायुपुत्र बेबसी भरी मुस्कान के साथ खड़ा रह गया। ये परिणाम वह बिल्कुल नहीं चाहता था। अभी उसे अपने शरीर को और मजबूत बनाने की सख्त जरूरत थी, लेकिन सबने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। क्या वह सच में जाकर कह सकता था, मुझे मार खाने का मन है, आओ और मुझे मारो। एक एक करके सभी शिष्यों ने अपने सहायकों को चुन लिया। अंत में नील अकेला खड़ा रह गया। इस बात से वह काफी नाराज हो गया। क्या सुंदर नगर के वंशज इतने डरपोक हो गए हैं? वह तेजी से धीरज की तरफ बढ़ा। धीरज उस समय एक पत्थर की मूर्ति को जोर जोर से मुंह के मार रहा था। नील ने कहा, धीरज, पत्थर की मूर्ति को मारने से कोई खास फायदा नहीं होता। अगर चाहो तो मैं तुम्हें सही तरीके से प्रशिक्षित करने में मदद कर सकता हूं। मैं, धीरज, जो हमेशा तेज और निडर रहता था, आज पहली बार हिचकिचा रहा था। नील ने अपनी छाती पर थपकी देते हुए कहा, मैं प्रशिक्षण सहायक हूं। तुम्हारे प्रशिक्षण में मदद करना मेरा काम है। चिंता मत करो, मेरा ये चमड़े का कवच काफी मजबूत है। मुझे कुछ नहीं होगा। नील के बार बार समझाने पर धीरज मना नहीं कर सका। अगर वह मना कर देता तो खुद को कमजोर साबित करता। फिर भी उसके मन में डर था, इसीलिए आज उसके मुंह के पहले जितने जोरदार नहीं थे। उसकी ताकत का सिर्फ 50-60% ही उन मुक्कों में था। नील को उससे जितना फायदा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा था। शरीर में गर्मधारा का प्रवाह बहुत कम हो रहा था, जिससे नील का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मुंके में ताकत लगाओ, ये तो बहुत कमजोर है, बहुत धीमा हो गया है। तुम किस बात से डर रहे हो? कल के मुक्कों से आज का मुक्का बिल्कुल अलग लग रहा है। लगता है आज खाना ही नहीं खाया। प्रशिक्षण मैदान में मौजूद सभी शिष्य ये देखकर हैरान रह गए थे कि एक प्रशिक्षण सहायक शिष्य को मारना सिखा रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि नील के दिमाग में क्या चल रहा है। नील की बातें सुनकर धीरज की सारी चिंताएं धीरे धीरे दूर हो गईं। फिर नील के मार्गदर्शन में उसने अपना पूरा संयम वापस पा लिया। बूम बूम बूम, अब धीरज पूरी शक्ति से नील पर मुक्के बरसाने लगा। नील के शरीर में गर्मधारा का प्रवाह तेज हो गया। उसकी हड्डियों की अशुद्धियां फिर से निकलने लगीं। हर मुक्का नील की हड्डियों को न सिर्फ मजबूत बना रहा था, बल्कि उनकी शुद्धता भी बढ़ा रहा था।
नील के लिए ये मार खाना दिव्य औषधि खाने जैसा था। बाहर से देखने में लग रहा था कि वह बहुत दर्द में है, लेकिन अंदर से वह अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। 3 घंटे बीत चुके थे। रेत की घड़ी 3 बार पलट दी गई थी। थोड़ी देर बाद नौकरों ने सबके लिए भोजन ला दिया। शिष्यों को शानदार व्यंजन मिलते थे, जबकि प्रशिक्षण सहायकों को सिर्फ सूखी रोटी और प्याज। 3 घंटे की जोरदार पिटाई के बाद नील को भी तेज भूख लगी थी। उसने बिना शिकायत के सूखी रोटी उठाई ही थी कि अचानक उसके सामने एक चांदी की थाली आ गई। थाली में स्वादिष्ट पकवान थे और उनकी खुशबू नाक में घुस रही थी। नील ने सिर उठाया तो धीरज मुस्कुराते हुए खड़ा था। चलो साथ में खाते हैं। नील ने मुस्कुराकर थाली ले ली और खाना शुरू कर दिया। बहुत समय बाद उसे ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला था। उसने धीरज को धन्यवाद दिया। धीरज ने सिर्फ हल्की मुस्कान से जवाब दिया। तभी धीरज ने धीमी आवाज में कहा, छोटे मालिक, राजदत्त बालकांत को मारने की बात को इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे। नील ने खाना खत्म कर लिया था। प्रशिक्षण सहायक बनने के बाद आज पहली बार उसे इतना अच्छा खाना मिला था। उसने सहमति में सिर हिला दिया। वह जानता था कि धीरज दोस्ताना तरीके से उसे चेतावनी दे रहा है। आखिरकार वह कभी इस राज्य का युवराज था, इसलिए इन बातों को वह सबसे बेहतर समझता था। उसके दोनों चाचा ने उसे इतने सालों तक जिंदा रखा था सिर्फ इसलिए क्योंकि वह कमजोर था। वह उनके लिए एक चींटी जैसा था जिसके मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही चींटी उन्हें काटने लगे और नुकसान पहुंचाए तो वे बिना एक पल सोचे उसे कुचल देंगे। धीरज हंसते हुए बोला, लेकिन मुझे तो बालकांत और बिरजू को पीटते देखकर बहुत मजा आया। उन दोनों को तो बहुत पहले ही ठीक कर देना चाहिए था। अन्य शिष्यों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में वही भाव था। दरअसल नील के दोनों चाचाओं ने पूरे नगर की व्यवस्था बिगाड़ दी थी। उन्होंने नौकरों और अधिकारियों के वेतन में कटौती की, प्रशिक्षण की औषधियों और संसाधनों को कम कर दिया। जो लोग राजपरिवार से नहीं थे उनके साथ भी बदतमीजी की जाती थी। सारी सुविधाएं और संसाधन सिर्फ देवदत्त वायुपुत्र और राजदत्त पर खर्च हो रहे थे। इसलिए नगर के ज्यादातर लोग अंदर ही अंदर नाराज थे। सबको याद आता था कि जब नील के पिता वीरेंद्र वायुपुत्र जीवित थे तब नियम सख्ती से लागू होते थे, लेकिन अंदरूनी कलह इतनी नहीं थी। नौकर इतने ढीठ नहीं थे और किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। दुर्भाग्य से वे दिन अब लौटकर नहीं आ सकते थे। नील ने मन ही मन सोचा, सुंदर नगर की पूरी व्यवस्था सड़ चुकी है। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं एक दिन इस नगर के सारे गुनहगारों को जड़ से मिटा दूंगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑलराउंडर में 123 चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू रोमांच और दिल को छू लेने वाली स्टोरी। इस स्टोरी का नाम है महागाथा ऑफ नील, एक महान योद्धा, एपिसोड नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8, नई साजिश। सुंदर नगर के राजपरिवार के निजी कक्ष में मंद मंद दीपक जल रहे थे। एक युवक अपनी कुर्सी पर आराम से पीछे झुका हुआ था। उसकी उम्र करीब 15-16 साल थी। नीले रेशमी वस्त्र उसके शरीर पर शान से लहरा रहे थे। चेहरा देखने में बेहद आकर्षक था, लेकिन उसकी आंखों में घमंड और क्रूरता की छाया साफ दिख रही थी। वो था राजदत्त वायुपुत्र, सुंदर नगर के राजपरिवार का छोटा मालिक। उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था बालकांत, जिसके चेहरे पर डर और चापलूसी का मिश्रण साफ झलक रहा था। राजदत्त ने मुस्कुराते हुए सिर थोड़ा आगे झुकाया और व्यंग्य भरे स्वर में बोला, मैंने सुना है कि तुम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और खाने पीने का इंतजाम करने के लिए नील वायुपुत्र को अपना नौकर बनाना चाहते हो। बालकांत तुरंत सिसकते हुए बोला, छोटे मालिक, ये बिल्कुल गलतफहमी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं। राजदत्त ने उसके किसी भी स्पष्टीकरण को बीच में ही काट दिया। वो जोर से हंसा और बोला, नील वायुपुत्र चाहे तहखाने में गुलाम बनाकर रखा गया हो, फिर भी वो एक वायुपुत्र है। वो पूर्व युवराज रह चुका है। इतना बड़ा नाम मैं भी नहीं बना सकता कि उसे अपना नौकर बना लूं। लेकिन तुमने इतनी बड़ी हिम्मत कर ली। सच कहूं तो तुम पिटाई के ही लायक हो। बालकांत ने हाथ जोड़कर विनती की, छोटे मालिक, मैं अपनी गलती मानता हूं। कृपया मुझे न्याय दीजिए। उसने रूठने का नाटक किया, लेकिन उसी वक्त उसने हाथ से एक सूक्ष्म इशारा कर दिया। कुछ ही पलों बाद एक लगभग 40 वर्षीय महिला चुपचाप बालकांत के पास आकर उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई। वो महिला बालकांत की पत्नी थी और राजदत्त वायुपुत्र की धात्री माँ भी। राजदत्त ने अपनी माँ को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था, इसलिए बचपन से अब तक इसी महिला ने उसकी देखभाल की थी। दोनों के बीच गहरा लगाव था। राजदत्त ने तुरंत हाथ हिलाया। छोटी माँ, आपको घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। बालकांत, आप भी खड़े हो जाए। बालकांत की आवाज कांप रही थी। छोटे मालिक, तो क्या आप मान गए? राजदत्त अपनी कुर्सी से उठा, 2 कदम आगे बढ़ा और ठंडे स्वर में बोला, बड़े भाई देवदत्त ने कहा था कि वो नील की जान बख्श देंगे ताकि वो उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचते देख सके। लेकिन मुझे तो नील कोई मायने नहीं रखता, इसलिए मैं उसे मारकर तुम्हारा बदला पूरा कर दूंगा।
बालकांत कुछ बोलने ही वाला था कि राजदत्त ने आगे कहा, लेकिन अभी नहीं। राजदत्त ने अपने सिर को हल्का सहलाते हुए कहा, मैंने कुछ दिन पहले ही राजपरिवार की अंतिम दिव्य आशीर्वाद गोली का सेवन किया है। अभी मुझे उसकी शक्ति को पूरी तरह आत्मसात करने के लिए साधना करनी होगी। अगले महीने शिष्यों के मूल्यांकन दिवस तक इंतजार करो। उस दिन मैं खुद उसे डेथ मैच के लिए चुनूंगा और व्यक्तिगत रूप से उसे मार डालूंगा। इतना कहते समय उसके चेहरे पर एक खतरनाक, दुर्भावनापूर्ण मुस्कान फैल गई। शिष्य मूल्यांकन दिवस हर साल आयोजित होता था। उस दिन सुंदर नगर के सम्मानित बुजुर्ग और महाराज स्वयं सभी शिष्यों की क्षमता का मूल्यांकन करते थे। साथ ही ये प्रशिक्षण सहायकों, गुलामों के लिए भी एक मौका होता था डेथ मैच में उतरने का। अगर कोई गुलाम डेथ मैच में जीवित बच जाता तो उसे स्वतंत्रता मिल जाती थी। वो सुंदर नगर छोड़कर कहीं भी जा सकता था और नया जीवन शुरू कर सकता था। ये नियम गुलामों को आशा की एक किरण देने के लिए बनाया गया था, पर हकीकत कुछ और ही थी। डेथ मैच बेहद अन्यायपूर्ण था। प्रशिक्षण सहायक पहले से ही लगातार मारपीट और कड़ी मेहनत से कमजोर हो चुके होते थे। ऐसे में वे प्रशिक्षित और कुशल शिष्यों के सामने कितनी देर टिक पाते। इसके अलावा उस दिन महाराज स्वयं उपस्थित रहते थे और शिष्यों को पुरस्कृत भी करते थे। इसलिए हर शिष्य अपनी पूरी ताकत झोंक देता था। नतीजतन हर साल अनगिनत गुलामों की मौत हो जाती थी। बालकांत ने उत्सुकता से पूछा, जरूर छोटे मालिक, उस नील को एक महीने और जीने दीजिए। वैसे मैंने सुना है कि इस बार शिष्य मूल्यांकन दिवस पर श्यामल साम्राज्य की छोटी राजकुमारी मणिकर्णिका भी आने वाली हैं। राजदत्त के चेहरे पर तुरंत एक चमक आ गई। हाँ, वो अपने अंगरक्षक रिकोदर के साथ आ रही हैं। बालकांत ने चापलूसी भरे स्वर में कहा, राजकुमारी मणिकर्णिका सिर्फ अनुपम सुंदरी ही नहीं बल्कि अद्भुत प्रतिभा भी रखती हैं। अगर उनका विवाह आपके साथ हो गया तो आप पूरे सुंदर नगर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। राजदत्त की आंखों में सपने तैरने लगे। 3 साल पहले सुंदर नगर और श्यामल साम्राज्य के बीच हुई संधि के अनुसार सम्राट बिंदुसार ने अपनी एक पुत्री का विवाह सुंदर नगर के राजकुमार से करने का वचन दिया था। बालकांत ने झूठा आश्चर्य दिखाते हुए कहा, तो क्या वो सारी अफवाहें सच थीं? किस तरह वीरेंद्र वायुपुत्र के धोखे की वजह से हमारे हजारों सैनिक मारे गए और फिर महाराज नागेंद्र ने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ सम्राट बिंदुसार से संधि की बल्कि राजकुमारी के विवाह का वचन भी ले लिया। बिल्कुल सही। राजदत्त के चेहरे पर गर्व झलक रहा था। इसी वजह से ताऊ जी को सभी दरबारियों ने एकमत से महाराज चुन लिया। बालकांत ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, नील को मारने के बाद आप राजकुमारी को अपनी प्रतिभा से मोहित कर सकते हैं, इसलिए इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा। राजदत्त मुस्कुराया, बिल्कुल। वैसे भी बड़े भाई देवदत्त जल्द ही सप्तसिंधु आश्रम में आगे की शिक्षा के लिए जा रहे हैं, इसलिए इस बार शिष्य मूल्यांकन दिवस में वो किसी से मुकाबला नहीं करेंगे। उसने जैसे बिना लड़े ही जंग जीत ली हो ऐसे आत्मसंतोष से कहा, ठीक है, अब मैं साधना करने जा रहा हूँ। राजदत्त मुड़ा और कक्ष से बाहर चला गया। जब वो पूरी तरह चला गया तब बालकांत ने कई बार प्रणाम किया और अंत में खड़ा हुआ। उसकी पत्नी ने धीरे से उसे समझाने की कोशिश की, नील की हालत पहले ही बहुत खराब है, फिर भी आप उसे मारने पर इतना क्यों अड़े हुए हैं? बस थोड़ा सबक सिखाकर छोड़ दीजिए ना। बालकांत ने तीखे स्वर में डांटते हुए कहा, तुम सिर्फ एक औरत हो, तुम्हें सिर्फ पत्नी के कर्तव्य निभाने चाहिए। छोटे मालिक राजदत्त पर अपनी पकड़ बनाए रखो, हम कभी भी उन्हें नाराज करने की भूल नहीं कर सकते। पत्नी ने सिर झुका लिया। वो कुछ बुदबुदाई, फिर एक लंबी आह भरकर चुप हो गई। तो क्या होगा आगे? क्या राजदत्त सच में नील को मार देने वाला है? और ये राजकुमारी मणिकर्णिका कौन है जिसके आने से राजदत्त, उसके आने से राजदत्त का चेहरा क्यों चमक उठा? क्या राज है इस चमकने वाले चेहरे पे? तो आगे हम सुनेंगे जरूर। दोस्तों, आपने हमारी कहानी बहुत ध्यान से सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑलराउंडर मैन 123 चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नील एक महान योद्धा, एपिसोड नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9, नील की चिंता। तहखाने में लौटते ही नील ने एक बड़ी बाल्टी भरकर पानी अपने सिर पर उड़ेल दिया। ठंडा पानी उसके शरीर पर बहता हुआ नीचे की ओर गिरने लगा। उसके साथ साथ सफेद रंग की गाढ़ी अशुद्धियां भी बह रही थीं, जो धीरे धीरे जमीन पर फैल गईं। स्वादिष्ठान चक्र के जागृत होने के बाद उसका मांसपेशियों की अशुद्धियां तो पहले ही निकल चुकी थीं। अब जो सफेद पदार्थ बाहर आ रहा था वो उसकी हड्डियों की गहरी अशुद्धियां थीं। पूरी अशुद्धि निकाल देने के बाद नील को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर हल्का और तरोताजा हो गया हो। इन दिनों कारागार प्रभारी बिरजू भी उसे ज्यादा परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो डरता था कि कहीं नील फिर से उसे पीट न दे। इस वजह से नील को थोड़ी राहत मिली थी और वो ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा था। रात होते ही नील ने फैसला किया कि आज से वह तहखाने में ही अभ्यास करेगा।
उसे एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाना था। लेकिन समस्या ये थी कि तहखाने में इतनी जगह नहीं थी और शोर भी बहुत हो सकता था। तभी उसकी नज़र तहखाने के कोने में खड़े एक मोटे पत्थर के खंभे पर पड़ी। वो खंभा लगभग 2 मीटर मोटा और बेहद मजबूत था, जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता था। नील ने तुरंत अपना बिस्तर उठाया और उसे उस खंभे के चारों ओर अच्छी तरह लपेट दिया। अब अगर वो इस पर पूरी ताकत से मुक्के मारेगा तो ज़्यादातर बल पत्थर में ही सोख लिया जाएगा। साथ ही बिस्तर की वजह से आवाज़ भी काफ़ी दब जाएगी। इस तरह वो गुप्त रूप से अभ्यास कर सकेगा और किसी को बाहर तक भनक भी नहीं लगेगी। वो जिस युद्ध कला का अभ्यास कर रहा था उसका नाम था नंदी सहस्त्र मुष्टिका। ये सुंदर नगर की एक प्राचीन और अत्यंत शक्तिशाली गोपनीय तकनीक थी, जो केवल चुने हुए लोगों को ही सिखाई जाती थी। बाहरी लोगों के लिए ये पूरी तरह निषिद्ध थी। स्वादिष्ठान चक्र जागृत होने के बाद नील को उम्मीद थी कि अब वो इस तकनीक में असली महारत हासिल कर पाएगा, जो पहले उसके बस की बात नहीं थी। नंदी सहस्त्र मुष्टिका 5वां स्तर। बूम 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 बूम, एक के बाद एक साथ दबी हुई आवाजें गूंजीं। नंदी सहस्त्र मुष्टिका का 5वां स्तर इसकी सबसे उन्नत अवस्था थी। इस स्तर पर हमले की शक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती थी। 7 आवाजों का मतलब था कि नील के एक मुक्के में 7 अलग अलग प्रहारों की शक्ति एक साथ प्रतिद्वंद्वी पर पड़ती थी। लेकिन नील अभी भी इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसके पिता ने एक बार कहा था कि स्वादिष्ठान चक्र जागृत होने के बाद वो इस तकनीक को 8 मुक्कों तक ले जा सकेगा। लेकिन नील अभी भी सिर्फ 7 तक ही पहुंच पाया था। उसकी समझ अभी अधूरी थी। लगता है अभी भी मुझे और ज़्यादा लगन से अभ्यास करना होगा। नील बिना रुके एक के बाद एक मुक्के मारता रहा। हर मुक्के के साथ सिर्फ हल्की सी दबी हुई आवाज निकल रही थी। स्वादिष्ठान चक्र जागृत होने के बाद उसकी ताकत में भारी इजाफा हुआ था। देवदत्त वायुपुत्र, जो पहले से ही स्वादिष्ठान चक्र के शिखर पर था, उसके हर मुक्के में करीब 600 किलोग्राम से ज़्यादा ताकत होती थी। वहीं नील, जो अभी अभी इस चक्र में पहुंचा था, उसके मुक्के में 400 से 500 किलोग्राम तक की शक्ति थी। ये काफ़ी नहीं था। सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसे सप्तसिंधु आश्रम में प्रवेश करना था। जब से उसे पता चला था कि उसकी छोटी बहन नीलिमा को काली पहाड़ी पर कैद कर दिया गया है, तब से उसके दिल पर एक भारी बोझ लदा हुआ था। नीलिमा हमेशा से आज्ञाकारी और सीधी सादी लड़की रही है। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं कि उसने कोई गलती की होगी। उसे जरूर किसी ने फंसाया है। सप्तसिंधु आश्रम में घुसना ही उसका एकमात्र रास्ता था ताकि वो अपनी बहन की रक्षा कर सके। लेकिन इसके लिए उसे अपनी ताकत को जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से बढ़ाना जरूरी था। बूम 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 बूम, इस दबाव और चिंता के कारण उसके मुक्कों में और भी ज्यादा ताकत आने लगी। सप्तसिंधु आश्रम श्यामल साम्राज्य का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित गुरुकुल था। हर साल पूरे साम्राज्य के युवा वहां प्रवेश पाने के लिए प्रयास करते थे। वहां की साधना सुविधाएं सर्वोत्तम थीं, शिक्षक अत्यंत ज्ञानी और शक्तिशाली थे। लेकिन प्रवेश के नियम बेहद कड़े थे। या तो किसी को असाधारण प्रतिभा होनी चाहिए, जैसी नीलिमा में थी, या फिर उसे बेहद दुर्जेय शक्ति और कौशल दिखाना पड़ता था। सिर्फ स्वादिष्ठान चक्र जागृत कर लेने भर से कोई शिष्य नहीं बन जाता था। मेरा शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत कम समय में बहुत तेज प्रगति करनी है। मुझे और भी कठिन अभ्यास की जरूरत है। इन विचारों के साथ नील ने फिर से जोरदार मुक्का खंभे पर लगाया। नील वायुपुत्र किसी भी चीज को सीखते समय पूरी एकाग्रता और लगन से अपना सब कुछ झोंक देता था। कदम दर कदम सावधानी से अभ्यास करना उसकी आदत थी। उसके पिता भी उसके इस दृढ़ संकल्प की तारीफ करते थे। पिता की मृत्यु के बाद दास बनकर कैद होने से उसकी मानसिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई थी और वो लंबे समय तक ठीक से साधना नहीं कर पाया। लेकिन अब उसने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया था और अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहा था। उस रात वो बिल्कुल नहीं सोया। उसने पूरे बिस्तर को खंभे पर लपेटकर अनगिनत मुक्के मारे। इतनी मार पड़ने से बिस्तर खंभे से चिपक सा गया था। सुबह होने से पहले उसे बिस्तर को सावधानी से खोलकर पहले जैसा करना पड़ा, ताकि खंभा सामान्य दिखे और बिस्तर भी खराब न हो। नील जितनी जल्दी हो सके खुद को और मजबूत बनाना चाहता था। इसके लिए मार खाना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर वो सीधे सुंदर नगर के शिष्यों से कहता कि उसे पीटो, तो उसकी गुप्त योजना सामने आ सकती थी। क्योंकि इतनी मार खाने के बाद भी अगर उसके शरीर पर एक भी चोट का निशान न दिखे तो लोग शक करने लगते। फिर भी नील ज्यादा चिंता नहीं करना चाहता था। उसके पास एक ही रास्ता था, जितना हो सके उतनी मार खाकर अपने शरीर को तेजी से मजबूत करना। सुंदर नगर के कुछ शिष्य तो अब हैरान होने लगे थे। नील खुद को जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा पीटवाने की कोशिश कर रहा था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। कई लोग सोचते थे, भला कोई इतनी मार खाना पसंद कैसे कर सकता है। लेकिन जब वे सोचते कि 3 साल तक प्रशिक्षण सहायक बनकर भी नील जिंदा है और कोई बड़ी चोट नहीं आई, तो वे मान लेते कि उसकी जीवन शक्ति आम लोगों से कई गुना ज्यादा मजबूत है। कई शिष्य उसके शरीर की मजबूती का राज जानना चाहते थे, लेकिन कोई भी उसकी वजह से ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहता था।
नील अपनी हड्डियों से अशुद्धियां निकालने में काफी हद तक सफल हो चुका था। अब जब वो साफ होने के लिए पानी इस्तेमाल करता तो वो पानी जमीन पर गिरते ही दूध की तरह गाढ़ा और सफेद हो जाता। ऐसा लगता जैसे पानी नहीं, दूध बह रहा हो। हर दिन वो जितनी अशुद्धियां एक दिन में निकालता था, सामान्य साधक उसे निकालने में कई महीने लगा देते थे। उसकी साधना की गति सचमुच चमत्कारिक थी। दिन में वो शिष्यों से पिटता, रात में युद्ध कला का अभ्यास करता। बिना एक पल रुके लगातार मेहनत करता रहा। इतने दिनों में उसने कुल मिलाकर 10 घंटे से भी कम नींद ली होगी, फिर भी उसके चेहरे पर थकान के कोई लक्षण नहीं थे। उसकी आंखें हमेशा की तरह चमकदार और साफ थीं। इस ऊर्जा का मुख्य कारण उसकी आत्मा में छिपी रहस्यमयी नवनाग हांडी थी। उस दिन जब नवनाग हांडी ने उसकी आत्मा को शुद्ध किया था, तब हुआ दर्द मौत से भी बदतर था। लेकिन उस पीड़ा को सह लेने के बाद उसकी आत्मा कई गुना मजबूत हो गई थी। मानव शरीर में आत्मा को मजबूत बनाना सबसे कठिन काम माना जाता है। शरीर तो अभ्यास से मजबूत हो जाता है, लेकिन आत्मा को, जो न दिखती है, न छुई जा सकती है, मजबूत करना बहुत मुश्किल होता है। सप्तसिंधु आश्रम में कुछ गुप्त तकनीकें ऐसी थीं जिनसे आत्मा को शुद्ध और मजबूत किया जा सकता था, लेकिन नील के पास उन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसने सोने का विचार ही छोड़ दिया। जितना समय बच सकता था वो साधना में लगा देता था। अब सवाल ये था, क्या नील अपनी इस कड़ी मेहनत में सफल हो पाएगा? क्या वो इतना शक्तिशाली बन पाएगा कि बिना किसी डर के सुंदर नगर से बाहर निकल सके? जानने के लिए आगे के अध्याय पढ़िए। अध्याय 10, श्यामल साम्राज्य की राजकुमारी। 20 दिन ऐसे ही गुजर गए। बूम! नील वायुपुत्र का शक्तिशाली मुक्का तहखाने के मोटे पत्थर के स्तंभ पर पड़ा और उसमें लंबी दरारें उभर आईं। उसने इस वार में अपनी पूरी ताकत का सिर्फ 70% ही इस्तेमाल किया था, फिर भी प्रभाव इतना भयंकर था कि अगर वह तुरंत पीछे न हटता तो शायद वह पूरा स्तंभ ही ढह जाता। आधे महीने की जानतोड़ मेहनत के बाद नील की क्षमता में एक बार फिर उल्लेखनीय वृद्धि हो गई थी। अब वह स्वाधिष्ठान चक्र के मध्य चरण से सीधे उसके शिखर पर पहुंच चुका था। एक मुक्के की शक्ति अब 600 किलोग्राम के बराबर हो चुकी थी। नील की प्रगति वाकई तेज थी। मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र के शिखर तक पहुंचने में उसे 1 महीने से भी कम समय लगा। पूरे श्यामल साम्राज्य में शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति हो जो इतनी कम अवधि में अपनी साधना स्तर को इस तेजी से आगे बढ़ा सके। साफ था कि पिटाई के जरिए शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालने की यह विधि किसी भी अन्य पारंपरिक तरीके से हजारों गुना अधिक प्रभावी थी। लेकिन आज जब उसकी रोजाना वाली पिटाई हुई तो नील को अपने शरीर में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। आमतौर पर शिष्यों के प्रहार से उसे गहरी चोट तो नहीं लगती थी, परंतु उनकी शक्ति की गर्म ऊर्जा की धारा वह साफ महसूस कर लेता था। आज उसने देखा कि उन मुक्कों की शक्ति पहले से काफी कम लग रही थी। नील ने ध्यान से उन सभी शिष्यों को देखा। क्या वे जानबूझकर उसे कमजोर से मार रहे थे? लेकिन नहीं, वे सब अभी भी पूरी ताकत लगाकर मुक्के चला रहे थे। फिर भी नील को मिलने वाली उस गर्म ऊर्जा की धारा पहले जितनी तीव्र नहीं रही। रात को तहखाने में स्नान करते समय उसने देखा कि उसके शरीर से निकलने वाली अशुद्धियों की मात्रा लगभग आधी रह गई थी। इस अचानक हुए बदलाव से नील काफी चिंतित हो गया। वह खुद से पूछने लगा कि आखिर उसकी तरफ से कहाँ गलती हो रही है। क्या मेरा शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त और मजबूत हो गया है? अपने ज्ञान के अनुसार वह जानता था कि इस समय उसका शरीर एक नश्वर श्रेणी के हथियार जितना कठोर हो चुका था। प्रशिक्षण स्थल के बाकी सभी शिष्यों ने अभी तक अपना मूलाधार चक्र भी नहीं जागृत किया था। इसलिए संभव था कि नील का शरीर अब उस स्तर पर पहुंच चुका हो जहां इन शिष्यों की शक्ति उसके लिए पर्याप्त नहीं रह गई थी। लगता है बेहतर परिणाम पाने के लिए अब मुझे किसी वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति को ढूंढना होगा जो मुझे पीट सके। लेकिन सवाल यह था कि ऐसा व्यक्ति उसे कहाँ मिलेगा। वह सुंदर नगर के बुजुर्गों से तो ये काम करने को नहीं कह सकता था। शिष्य मूल्यांकन दिवस बस कुछ ही दिनों में आ रहा है। शायद उस दिन सुंदर नगर के ताकतवर लोग भी वहां मौजूद होंगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरी यह समस्या हल हो सकती है। और उससे भी बड़ी बात, अगर मैं उस दिन डेथ मैच में अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया तो वैधानिक रूप से गुलामी से मुक्ति पा जाऊंगा और सुंदर नगर छोड़कर सप्तसिंधु आश्रम चला जा सकूंगा। वर्तमान में अपनी शारीरिक शक्ति को देखते हुए सुंदर नगर का कोई भी शिष्य उसे हराने में सक्षम नहीं था। तहखाने में अकेला बैठा नील अपनी आंखों में उम्मीद की नई चमक महसूस कर रहा था। इन 3 सालों में उसने एक पल के लिए भी अपने पिता की धोखे से हुई हत्या को नहीं भुलाया था। इतना अपमान और यातनाएं सिर्फ इसलिए सहन की थीं क्योंकि वह कमजोर था। अब भाग्य ने उसे भृगु ऋषि की दैवीय देहशोधन तकनीक दी थी, जो उसके शरीर को तेजी से मजबूत बना रही थी। इस मौके का उसे पूरा फायदा उठाना था। इस साल सर्दी असामान्य रूप से तेज थी। उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं से ठंडी और बर्फीली हवाएं लगातार बह रही थीं। उत्तरी क्षेत्र की ज्यादातर जमीन बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी थी। भारी बर्फबारी के कारण सुंदर नगर के मुख्य प्रशिक्षण स्थल पर भी मोटी बर्फ की परत जमी हुई थी। शिष्य मूल्यांकन दिवस के दिन नौकरों ने मैदान से बर्फ साफ कर दी थी। सभी शिष्यों को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया गया था।
हर शिष्य अपने समूह के साथ पंक्तिबद्ध खड़ा था। शिष्य मूल्यांकन दिवस साल में एक बार आयोजित होने वाला वह महत्वपूर्ण दिन था जब हर बच्चे की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता था और उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता था। ये दिन शिष्यों और प्रशिक्षण सहायकों दोनों के लिए बेहद खास होता था। प्रत्येक शिष्य को उनके प्रदर्शन के आधार पर अगले वर्ष के लिए औषधियां और संसाधन दिए जाते थे। जितना बेहतर प्रदर्शन, उतनी अधिक सुविधाएं और पुरस्कार। गुलामों के लिए ये दिन और भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी दिन उनके जीवन मृत्यु और स्वतंत्रता का फैसला होता था। नील और बाकी गुलाम अखाड़े की ओर बढ़ गए। आज सभी प्रशिक्षण सहायक बेहद गंभीर दिख रहे थे। उनके चेहरे और हाव भाव में दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था। हर कोई इस दिन के महत्व को अच्छी तरह जानता था। डेथ मैच में एक गुलाम के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो आज़ादी हासिल करो या लड़ते हुए मर जाओ। शिष्यों के लिए डेथ मैच एक परीक्षा थी। जीत का मतलब इनाम और पूरे राज्य का समर्थन, हार का मतलब निराशा और शर्म। इस मैच के नियम बनाने का मूल उद्देश्य गुलामों को पूरे जोश से लड़ने के लिए प्रेरित करना था, ताकि शिष्यों को वास्तविक युद्ध का अनुभव मिल सके। गुलामों के आने के कुछ देर बाद ही प्रशिक्षण स्थल में एक बेहद खूबसूरत लड़की का प्रवेश हुआ। उसकी उम्र लगभग 14-15 साल रही होगी। उसकी त्वचा दूध जैसी गोरी और कमल की पंखुड़ियों जैसी नर्म थी। जब वह मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था जैसे फूल बरस रहे हों। वह उत्सुक निगाहों से पूरे प्रशिक्षण स्थल को देख रही थी। उसके पीछे चांदी का कवच पहने एक व्यक्ति चल रहा था, जो शायद उसका अंगरक्षक था। राजकुमारी, मूल्यांकन अभी शुरू भी नहीं हुआ है। आपको इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं थी, अंगरक्षक ने असहाय स्वर में कहा। राजकुमारी, पूरे प्रशिक्षण स्थल में मौजूद हर व्यक्ति की नजरें उस अनुपम सुंदरी पर जा अटकीं। कोई भी अपनी आंखें उससे हटा नहीं पा रहा था। जब नील की नजर उस लड़की पर पड़ी तो वह भी चौंक गया। उसने पहले कभी इस लड़की को नहीं देखा था, फिर भी मन ही मन उसकी सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। रिकोदर काका, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। वैसे भी मूल्यांकन शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा है, राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजकुमारी के इस जवाब ने व्रिकोदर को चुप कर दिया। उन्हें पता था कि अपनी भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण उनकी राजकुमारी को सबने सिर पर चढ़ा रखा था, जिसकी वजह से वह काफी जिद्दी स्वभाव की हो गई थी। बिल्कुल सही कहा आपने, राजकुमारी मणिकर्णिका। प्रशिक्षण स्थल के मुख्य द्वार से एक युवक की आवाज आई। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। तो अब आगे क्या होगा? ये युवक कौन है जो राजकुमारी से बात करने की हिम्मत कर रहा है? और क्या राजकुमारी सुंदर नगर के किसी राजकुमार को पसंद करेगी? जानने के लिए आगे के अध्याय पढ़िए।